चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल? क्या सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे? यस, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज अपना डाउट टाइम था, लेकिन यार थोड़ा सा मैं कुछ जगह पे फंस गया था, तो टाइम थोड़ा सा मेरा आज नहीं हो पाया। तो कल करें हम मॉर्निंग में। कल मॉर्निंग चलेगा? यस, ओके। तो 10 o'clock या 10:30 तक करते हैं अपन। कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे या 10:30 बजे, ठीक है? थोड़ा सा 10, सवा 10 ऐसा कोई टाइम पे मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है? मोस्ट प्रॉब्ली तो 10 बजे रखेंगे अपन, ठीक है? तो कभी अगर मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरी क्लास है 9:30 तक, तो अगर उसमें कुछ मेरे को कुछ काम देख लेंगे, सुबह मैं मैसेज कर दूंगा आपको, ठीक है? चलो, उसके अलावा फिर अपन ने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसको अपन आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सर्किट सॉल्विंग जब स्टार्ट करी थी लास्ट क्लास में, ठीक है? सर्किट सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि सर्किट में करंट की वैल्यू बताना, रेजिस्टेंसेस में पोटेंशियल ड्रॉप्स की वैल्यू बताना, कहीं पे किसी का अक्रॉस पावर पूछ रही तो वो बताना। तो सर्किट में जो भी पूछा जाए ये बताना, मतलब सर्किट सॉल्विंग, ठीक है? ये हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। थ्योरी रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो लास्ट क्लास तक, तो पहले तो वो पूछ सकते हो आप। कुछ भी आपको पूछना है कि लास्ट क्लास से रिलेटेड जो भी थ्योरी पढ़ी थी उसमें, बोलो। किरचॉफ्स लॉ वगैरह आपने स्टार्ट करे थे, तो किरचॉफ्स लॉ समझ में आ गए क्या होते हैं? चलो, मेरे पास यस ही लिखा हुआ दिख रहा है अभी तक तो मुझे। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो चलो, तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम आज। तो स्टार्टिंग फ्रॉम में एक सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। सर्किट है मेरे पास, देखो। तो 3 रजिस्टर है, 3 ओम, 4 ओम और 3 ओम। 2 सेल्स लगे हैं 10 वोल्ट, और दूसरा लगा देते हैं अपन 10 वोल्ट। बताओ सर्किट में करंट कितना है? फाइंड करंट इन सर्किट। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन सर्किट। सर्किट को मैं शॉर्ट में सीकेटी लिखता हूं, तो करंट बताना है सर्किट में। करो, आसानी क्वेश्चन है। इसमें भी करंट बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे सर्किट में भी आपको करंट बताना है। चलिए ट्राई। तीसरे क्वेश्चन में भी करंट बताना। इन तीनों क्वेश्चन में आपको बताना है सर्किट में करंट कितना है। चलो, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन तो कई बच्चों का जवाब आ चुका है, तो पहला क्वेश्चन बता दो। देखो, तीनों ही क्वेश्चन सिंगल लूप के हैं। एक अकेला लूप है तीनों क्वेश्चन के अंदर, है ना? एक सिंगल लूप दिख रहा है हमको। तो करंट निकालना सिंगल लूप में तो बहुत आसान होता है। हमने पढ़ा था कि ई इक्विवेलेंट क्या है, नेट ईएमएफ क्या है सर्किट में, वो देखो, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो। तो पहले क्वेश्चन में देखो, दोनों सेल ऐसे लगे हैं कि एक ही डायरेक्शन में करंट को ले जाना चाहते हैं। दोनों सेल करंट की डायरेक्शन में ही है, तो दोनों सेल के ईएमएफ जस्ट ऐड कर देंगे, 10 + 10, और रेजिस्टेंसेस तीनों है सीरीज में आ जाएंगे इसमें, तो 10 ओम, तो आ जाना चाहिए 2 एम्पियर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2 एम्पियर, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, अब ये 10 वोल्ट का सेल डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट में है और 10 वोल्ट डोमिनेट करेगा, तो इसमें 10 - 5 के नेट ईएमएफ होगा, रेजिस्टेंस 3 + 2, तो इसमें आने वाला है 1 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 एम्पियर। डायरेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन ये दिखेगी मुझे, और सेकंड में ये दिखेगी। डायरेक्शन भी दिखा दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, अगेन ये 20 वोल्ट का सेल डोमिनेट कर जाएगा, तो करंट कुछ ऐसा फ्लो होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें 20 - 10 नेट ईएमएफ, और रेजिस्टेंस 2 और 3 फिर से 5 ओम ही दे दिया मैंने इसमें, तो 10/5 या 2 एम्पियर का आ जाएगा। तो ये आ गए तीनों क्वेश्चन के आंसर। देख लो, कहीं कोई भी डाउट? मैक्सिमम के सही दिख रहे हैं मुझे आंसर, वेरी गुड। किसी में कुछ भी डाउट है क्या आपको? अनन्या, आपको समझ में आया?
आयुष प्लस माइनस में क्या दिक्कत है? कोई भी एक डायरेक्शन करंट की मान लो और जो उस डायरेक्शन में सेल है वो पॉजिटिव, जो उल्टा लगा है वो नेगेटिव, जो उल्टा लगा वो नेगेटिव। जैसे ये करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम करी, तो ये सेल करंट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ये भी करंट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, दोनों को ऐड करके आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या आयुष? ये यस, ओके। चलो, तो ये तीनों क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन दे दिया मैंने। अब सिंगल लूप के सर्किट्स में रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इन्वॉल्व करवा सकते हैं, उससे सर्किट थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है आपको। जैसे अगला क्वेश्चन, करंट ही पूछ रहा हूं मैं, हर जगह पे करंट बताना है। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। दिस इज 2 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 6 ohm एंड दिस सेल इज ऑफ कितना ले ले 12 वोल्ट। तो हर जगह करंट कितना है बताना, हर जगह करंट कितना है बताना है। तो एक बार ट्राई आप, दिस सेल इज ऑफ 12 वोल्ट, हर जगह करंट कितना है बताना। ठीक है सर, वेरी गुड, चेक करते हैं अपन। सर का जवाब भी आ गया मेरे पास। हर रजिस्टर में करंट कितना है ये बताना है आपको। चलो चेक करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो दो लूप दिख रहे हैं, एक सिंगल लूप नहीं है यहाँ पर, एक ये लूप और एक ये लूप, ऐसा दो लूप जैसा लग रहा है। लेकिन ये आसान हो जाएगा ये, क्योंकि दो जो उधर रजिस्टर्स है वो देखो पैरेलल में, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों रजिस्टर्स आपस में देखो पैरेलल में, इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, ये पैरेलल में। अब दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका वो याद करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आता है। कैसे लाया हमें, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, वो होता था 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो इससे ही मैंने एलसीएम लेके सॉल्व करके वो निकाला है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 6 और 3 का 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ठीक है, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, सॉरी 6 into 3 upon 6 plus 3, ठीक है। 6 into 3 upon 6 plus 3, 6 into 3 हो जाएगा 18, 6 plus 3 9, तो ये 2 6 और 3 का 2 ओम आएगा, ये याद ही रख लेना हमेशा के लिए। तो अब इस सर्किट को मैं छोटा बना सकता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा के, जो दो रेजिस्टेंस थे उनके बदले एक उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया तो सर्किट छोटा हो गया, देखो एक सिंगल लूप बन गया। ठीक है, ये 2 ओम एज इट इज, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी 2 ओम आ गया, यहाँ 12 वोल्ट का सेल। बस अब 2 और 2 4, 12 वोल्ट, 3 एम्पीयर करंट आ जाना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे 3 एम्पीयर का करंट आ जाना चाहिए सर्किट में। वापस से बैक ट्रेस कर लो, यहाँ 3 एम्पीयर करंट समझ में आ गया, तो इसमें भी हमको समझ में आ गया कि 2 एम्पीयर में 2 ओम में 3 एम्पीयर का करंट है। अभी 3 एम्पीयर का करंट इन दोनों में डिवाइड करना है, पैरेलल में डिवाइड करना है। तो पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में डिवाइड होता था, याद करा था हमने ये। टोटल 3 एम्पीयर को मुझे इनके रेशो क्या है 1:2, उसका इनवर्स रेशो होगा 2:1। तो 3 एम्पीयर को 2:1 में डिवाइड करना है, तो 2 एम्पीयर और 1 एम्पीयर तो आएगा फिर, है ना। 2:1 में डिवाइड करना है 3 एम्पीयर को, तो 2 और 1 एम्पीयर आ गया। तो बस देखो सब जगह करंट आ गया, दिख रहा है। अगर समझ में क्वेश्चन ये, यस, ओके। चलो, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे, देखो इसमें हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन आसान कर लिया। ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल कुछ करके क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
चलो ये रहा क्वेश्चन। बैटरी का वोल्टेज मैं बता देता हूँ, रेजिस्टेंस बता देता हूँ। लेट्स से दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 3 ओम, दिस इज आल्सो 3 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, और बैटरी हमारे पास है 9 वोल्ट की। ठीक है, अब आपको सब में करंट बता करो। चलो कशिश डिवाइड कैसे करा मैं फिर से बता देता हूँ, वो क्वेश्चन करो, और बाकी मैं इस क्वेश्चन में करंट कैसे डिवाइड करा वो एक बार फिर से बता देता हूँ। जब भी आपके पास दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो और आपको पता हो कि यहाँ से टोटल करंट कितना आया, आई, ये आई दोनों के रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। R1 R2 ये रेजिस्टेंस है दो, तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड होता है। तो R2 में करंट निकालने के लिए करंट को मल्टीप्लाई करो R1 से, दोनों के सम से डिवाइड कर दो, और R1 में करंट निकालने के लिए करंट को मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले रेजिस्टर R2 से, और दोनों के सम से डिवाइड करो। देखो टोटल करंट को रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करना है, तो जिस रेशियो में डिवाइड करना है वो R2/R1, उल्टा करना है तो R2/R1। तो ऊपर R2 टाइम कर दो करंट को, नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम, और नीचे R1 टाइम करके दोनों का सम। ऐसे हम टोटल करंट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगली बार जल्दी आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा जल्दी है। अब क्वेश्चन जो दिया है वो करो। हर रजिस्टर में करंट बताना है। पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूँ, देखो इधर का मैं। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सीरीज पैरेलल करके थोड़ा आसान बनाओ। सबसे पहले तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है अभी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों सीरीज में, ये सीरीज में है ना, तो 3 3 6 ओम हो जाएगा। फिर इस 6 और 6 का देखो कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल में, एक बार बना देता हूँ मैं। 3 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन पहले कर देते हैं, नीचे का हट जाएगा रेजिस्टेंस यहाँ का। अच्छा, मैं इनके साथ साथ मुझे ये भी तो दिख रहा है कि दोनों पैरेलल में है। आप ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल में, तो दो को हटा के सिंगल रजिस्टर लगा सकता हूँ ना पैरेलल कॉम्बिनेशन करके। इन दो का पैरेलल 6 और 6 का 3 ओम हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 ओम 3 ओम हो जाएगा 6 और 6 का। और यहाँ 3 और 3 का ये 6 ओम तो ऑलरेडी ये लगा था डायगोनल पे, और ये 3 और 3 का यहाँ पर एक 6 ओम और डायगोनल पे आ जाएगा। ऐसा ये समझ में आया क्या आपको? सभी बच्चे देखो अच्छे से, ये बीच का डायगोनल वाला तो मैंने एज इट इज रखा था। ठीक है, इन 3 और 3 का यहाँ 6 ओम आ गया, और ये 3 ओम कैसे आ गया, मैंने इन दोनों का पैरेलल करके 3 ओम कर दिया। ठीक है, तो ये छोटा सर्किट बन गया। अब इसे और छोटा दिख रहा है हमको, तो ये 6 और 6 ध्यान से देखो ये फिर से पैरेलल में, ये फिर से पैरेलल में। तो अब अगली स्टेप में इन दो को हटा के अकेला रजिस्टर दिखा सकता हूं मैं, इन दो के बदले। ये ऊपर 3 ओम कनेक्टेड था, और वो डायगोनल में 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी 3 ओम। और हमारी बैटरी कितनी की दिखाई थी, 9 वोल्ट की। तो 3 और 3 6, 9 वोल्ट का सेल, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो मिल गया मुझे, 1.5 एम्पीयर का करंट आना चाहिए यहाँ से। 9/6 मतलब 3/2, इतना एम्पीयर का करंट आया। तो इस 3 ओम में 3/2 और यहाँ पे 3/2। ये क्लियर? ये चीज समझो अच्छे से, देखो सब बच्चे अच्छे से। सर
बोलिए सर मुझे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर डाउट है सर, पैरेलल होने के लिए तो सर दो लाइन का जो उन दोनों की स्लोप होगी सर, करस्पॉन्डिंग स्लोप होगी, थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए ना सर वो तो। पैरेलल का मतलब लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। देखो लास्ट क्लास में बच्चे बहुत चुप बैठे थे, तो मेरे को यही लग रहा था कि यार गलतियां बहुत हो रही है आपसे, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो चीजों को ढंग से। दो रेजिस्टर्स पैरेलल का मतलब ये नहीं होता है कि पैरेलल दिखना। दो रेजिस्टर के पैरेलल का होने का मतलब होता है कि उनके कनेक्शंस कैसे है वो देखो। उन दोनों रेजिस्टर्स के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में जुड़े हुए तो पैरेलल है, दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो पैरेलल है। मैंने लिखा भी था साथ में, पैरेलल का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना होता है, ऐसा दिखना पैरेलल जरूरी नहीं होता, समझे? यस सर। है ना, ये दोनों पैरेलल में है बिकॉज इन दोनों का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आपस में कनेक्टेड है, दोनों के लेफ्ट एंड राइट टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो ये पैरेलल में। ठीक, चलो अब यहां पे मुझे समझ में आ गया कि 3/2 एम्पीयर का करंट है सर्किट में। अब उल्टा चलते वापस से, इस करंट को मेन सर्किट में लेके जाना मुझे। तो ये 3 ओम देखो यहाँ था, इसमें हम समझ चुके थे 3/2 एम्पीयर का करंट है, और इन दोनों में मिलकर 3/2 जा रहा है, ये दोनों इक्वल इक्वल है, तो दोनों में हाफ हाफ जाना चाहिए, 3/4 और 3/4 जाना चाहिए, एग्जैक्टली हाफ हाफ जाना चाहिए, इक्वल इक्वल है। तो ये हाफ हाफ करंट था 3/4, तो इस 6 ओम में हमें समझ में आ गया कि 3/4 एम्पीयर का करंट है, और बचा 3/4 इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, ये यहाँ पे समझ में आ गया। और ये 6 और 6 का पैरेलल 3 आया था, इसमें 3/2 मतलब इन दोनों में 3/4 और 3/4, तो यहाँ पे 3/4 और 3/4 एम्पीयर का करंट है आंसर। बैटरी से टोटल करंट निकल रहा था यहाँ पर हाफ एम्पियर, बैटरी से करंट 1.5 एम्पियर, बैटरी से करंट निकल रहा था 3/2 एम्पियर, और वो बाकी सब में 3/4 ऐसा देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चे? देखो अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन देखा। अच्छा, कभी कभी करंट पूछने के लिए एक तरीका होता है अमीटर लगा के देना। एक डिवाइस होता है अमीटर जो मेजर करता है करंट, ये होता है सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ एमीटर। करता क्या है ये, इसको जिस ब्रांच में लगा दोगे वहां का करंट बताएगा, ये उस ब्रांच का करंट बताता है, ये करता है मेजर्स करंट, मेजर्स करंट। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन में अमीटर उठा के यहां लगा देता, तो इसकी रीडिंग हो जाती 3/4, देखो 3/4 एम्पीयर करंट है ना, तो इसकी रीडिंग हो जाती 3/4 एम्पीयर। जो भी इसमें से करंट होता है वो बताता है, इसमें एक्चुअली एक नीडल होती है जो करंट बता देती है। तो हमें क्वेश्चन में कई बार अमीटर भी दिख सकता है। अमीटर के बारे में एक चीज और पता होना चाहिए हमको कि अमीटर अगर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस 0, आइडियल अमीटर 0 रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो हम अमीटर को आइडियली मान के चलते हैं, लेकिन अगर कुछ दे दिया है उसका रेजिस्टेंस तो उसको एज अ रेजिस्टेंस जैसा दिखा देंगे यहाँ पे, जितना रेजिस्टेंस दिया है, जैसे मान लो 1 ओम रेजिस्टेंस दे दिया तो 1 ओम दिखा देंगे यहाँ पे अपन। ठीक है, चलो तो अमीटर लगाकर क्वेश्चन में पूछ सकते हो उसकी रीडिंग क्या है, तो जहां अमीटर लगा है वहां पे करंट कितना है वो आपको बताना पड़ेगा उसकी रीडिंग। ठीक है, एक और ऐसे डिवाइस हमको कई बार क्वेश्चन में दिखता है वोल्ट मीटर, ये सिंबल होता है इसका, दिस इज सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। ये क्या करता होगा बताओ, अमीटर मेजर करता है करंट, तो ये क्या करेगा जल्दी बताओ? वोल्टेज मेजर करेगा, यस, वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहिए, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अमीटर के दो टर्मिनल से, ये और ये जिन पॉइंट पे जुड़े होते हैं ना उन पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इस क्वेश्चन में मान लो अमीटर यहां लगा दिया होता ऐसा,
तो ये इस 6 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मेजर करता। इसमें करंट 3/4 है, तो 6 इंटू 3/4, 6 इंटू 3/4 मतलब 18/4, 9/2, 9/2 इसकी रीडिंग आती है। एमिटर की रीडिंग हो जाती है 9/2। भाई जो पोटेंशियल ड्रॉप है उस एलिमेंट के अक्रॉस वो मेजर कर देगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। एक आइडियल एमिटर कोई करंट नहीं लेता है। आइडियल एमिटर, सॉरी आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो सर्किट से कुछ भी करंट नहीं लेता है। जैसे यहां अगर वोल्ट मीटर लगा है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। चलो समझ में आ रहा है ये समझ में आ रहा है? यस, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो हमको क्वेश्चंस में कई बार एमीटर वोल्ट मीटर भी दिख सकता है। जैसे अगले क्वेश्चन में मैं दे देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ एक एमीटर लगा के दे दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा के दे दिया। ये रेजिस्टर्स थे 4 4 4 4 और ये भी 4 हो, और यहाँ बैटरी जो है हमारे पास वो है 25 वोल्ट की। चलो, तो बताओ सर्किट में एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है? फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। करो, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। करो, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर वोल्ट मीटर आइडियल मान सकते हो, कुछ कहानी उनके बारे में तो आप एज्यूम करो कि आइडियल है। ठीक है, करो ट्राई। ऋत्विक का जवाब भी आ गया, वेरी गुड ऋत्विक। देखते हैं अपन। चलो, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में। ये चारों रेजिस्टेंसेस आप एमीटर को तो वायर जैसा मान सकते हो। तो ऐसा मान लो जैसे वायर ही, ये वायर है बस, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर, इसको ओपन सर्किट मान सकते हो, मतलब वहां कुछ करंट नहीं जाएगा तो उसको मान सकते हो ओपन सर्किट है। तो यहाँ ये है ही नहीं ऐसा मान लो, और एमीटर वायर जैसा मान लो। यू कैन अज्यूम एमीटर टू बी वायर एंड वोल्ट मीटर टू बी ओपन सर्किट। बस अब देखो ये 4 4 4 4 ये कैसे आपस में पैरेलल में, चार चार एक एक ओम के, सॉरी 4 ओम के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो इनका कॉम्बिनेशन 4/4 हो जाएगा, दैट इज 1 ओम हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन 1 ओम होगा? ये समझ में आ रहा है आपको? यस, वेरी गुड, है ना। अब ये अगर 1 ओम हो गया तो ये 4 और ये 1, ये 4 और इन सबको हटा के यहाँ 1 दिखाएंगे। 4 और 1 मिलके 5 हो रहा है, 25 वोल्ट का सेल था, तो यहाँ से 5 एम्पीयर का करंट आना चाहिए, यहाँ से 5 एम्पीयर का करंट आना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, 4 + 1 5, 25/5 विल बी 5 एम्पीयर, है ना। अब ये 5 एम्पीयर इन चारों में इक्वल इक्वल जाना चाहिए। इक्वल है सबकी सब, पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल है तो सब में इक्वल इक्वल जाना चाहिए। तो हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट होना चाहिए वो 5/4 का होना चाहिए।
5/4 का हर एक रजिस्टर में यहाँ करंट होना चाहिए, हर एक रजिस्टर में 5/4 का। इसका मतलब यहाँ 5/4 का करंट है, यहाँ 5/4 का करंट है, तो बाय किरचॉफ करंट लॉ यहां से आना चाहिए 10/4 का करंट। बाय किरचॉफ करंट लॉ यहाँ 5/4 जा रहा है, यहाँ 10/4, तो यहाँ से आना चाहिए 15/4 एम्पियर का करंट। यहाँ 15/4 और यहाँ 5/4, इन दोनों को ऐड करो तो 20/4 मतलब 5 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा। चलो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है क्या? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो अच्छे से, निमित को तो आ रहा है, असर को आ रहा है। चलो मैं आगे बढ़ू फिर। ओके, अब जहां एक्चुअली अमीटर था वहां पे देखो कितना करंट है, वहां देखो कितना करंट है 10/4। यहीं पे तो अमीटर जुड़ा हुआ था, इस लोकेशन पे तो अमीटर था, तो अमीटर से करंट जा रहा है 10/4 मतलब 5/2। तो अमीटर की रीडिंग क्या होना चाहिए इसकी? 5/2 एम्पियर। यह अमीटर की रीडिंग का आंसर होगा। और आखिरी रजिस्टर देखो, यहाँ पे करंट था 5/4, रेजिस्टेंस 4 ओम, मल्टीप्लाई करो 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए? 5 वोल्ट। तो ये होगा आंसर हमारा, अमीटर की रीडिंग 5/2, वोल्ट मीटर की रीडिंग 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है? देखिए अच्छे से, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझे जल्दी से। मीन्स रिपीट वोल्ट मीटर, तो 4 ओम और 5/4, ये देखो करंट और ये रेजिस्टेंस, आई इंटू आर, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा यहाँ का, आई इंटू आर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5/4 और 4 को, तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट रीडिंग होना चाहिए वोल्ट मीटर की। ठीक है, चलो नोट कर लो, समझ लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं, जब तक वो देख लो, उसको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ दिया है, फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखो बोर्ड पे बना हुआ है अगला क्वेश्चन, फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। चलो मेरे पास जवाब भी आ गए, वेरी गुड। ऋतिक, वोल्ट मीटर का तो सही है आपका, मीटर का मैं चेक कर लूंगा।
अदिति, वोल्टमीटर की रीडिंग गलत है आपकी। पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं, देखो मैं। वोल्टमीटर का सही है, अमीटर का चेक करते। देखो चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये वोल्टमीटर की रीडिंग निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि देखो इसके एंड्स पर सिंपल वायर से कनेक्शन है, दिख रहा है। तो इस वोल्टमीटर के दोनों एंड वायर से जुड़े हुए हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्यों होगा इसके अक्रॉस? वायर जिन पॉइंट्स के बीच में जुड़ा रहता है, अगर वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। यहाँ कोई रेजिस्टेंस दिखाया नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस दिखाया नहीं है, इसका मतलब यहाँ सब जगह पोटेंशियल सेम है। तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग तो 0 होना चाहिए। इसका तो साफ साफ समझ में आ गया, इसकी रीडिंग क्या होना चाहिए? 0। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वोल्टमीटर के टर्मिनल देखो सीधे सीधा वायर से कनेक्टेड है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है। वायर से दो पॉइंट को जोड़ दिया तो उन दोनों पे सेम पोटेंशियल, बस। तो इसकी रीडिंग 0। ये समझ में आ गया क्या? वोल्टमीटर की रीडिंग इज 0। चलो मेरे पास समझ में, बच्चों को मैसेज आ रहा है, यस, बहुत बढ़िया। अब बाकी की बात करते हैं अपन। अमीटर तो वायर जैसा ले सकते हैं, तो इसको वायर जैसा मान लिया। अभी देखो दोनों, ये दोनों कैसे है? इन दोनों के इधर के टर्मिनल आपस में जुड़े, यहाँ जुड़े हुए, तो दोनों पैरेलल में। और वैसे ये तीनों आपस में पैरेलल में। आप देखोगे इन तीनों को आपस में पैरेलल में दिखेंगे, तो 4 और 4 पैरेलल में 2 ओम, 6 6 6 पैरेलल में 2 ओम, और 2 और 2 फिर सीरीज में हो जाएंगे। इन 4 के बाद ये 2 ओम आ रहा है, ये 2 ओम 2 ओम सीरीज में, मतलब टोटल 4 ओम। 4 ओम सीरीज में है, 20 वोल्ट का सेल है, तो यहाँ से करंट आना चाहिए था 5 एम्पियर, 20/4। ये समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करता हूं मैं, है ना। ये 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में 2 ओम हो गया, यहाँ पे 6 6 6 का पैरेलल 2 ओम हो गया, 2 और 2 सीरीज में 4 ओम हो गया, 20/4, 5 एम्पियर का करंट आना चाहिए, है ना। अब ये 5 एम्पियर का करंट आगे भेजते हैं अपन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ इसे। यहाँ 5 एम्पियर करंट आया। अब ये 4 ओम और 4 ओम में इक्वल इक्वल 5/2 और 5/2 भेजना पड़ेगा। इक्वल इक्वल रजिस्टर है तो आधा आधा भेजना पड़ेगा। और ये पूरा पूरा 5 इन 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो तीनों में 5/3 जाना चाहिए, या तीनों में 5/3 का करंट जाना चाहिए। इक्वल है ना तीनों रेजिस्टेंस, तो इक्वल करंट जाना चाहिए। ठीक है। अब आप किरचॉफ करंट लॉ लगाओ। यहाँ से देखो 5/2 एम्पियर का करंट आया, यहाँ से 5/2 का आया, और यहाँ गया 5/3, तो 5/2 माइनस 5/3 इतना इस एमीटर में जाना चाहिए। यहाँ जो करंट जाना चाहिए वो होना चाहिए 5/2 माइनस 5/3, तो 5 बाय कितना हो जाएगा 6। ये समझ में आया आपको? किरचॉफ करंट लॉ से यहाँ से 5/2 का आया, इधर जा रहा है 5/3, तो दिस माइनस दिस यहाँ जाना चाहिए 5/6। तो रीडिंग ऑफ अमीटर शुड बी 5/6। इसकी रीडिंग क्या हो गई? 5/6। चलो देखो सभी बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं है? क्या आपको ये 5/6 अच्छे से समझ में आया? बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस, ओके। कोई भी डाउट? कहीं भी कुछ भी डाउट? अच्छा रुको तो नहीं है, बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलिए। सर ये जो हमारा 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है वहां पे 5/2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो उसके बाद में जो दो 6 ओम वाले जो रेजिस्टेंस है तो उनमें भी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। 5/3 क्यों किया है हमने? वो डायरेक्टली मेन वायर से तो कनेक्टेड नहीं है। तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में ना, देखो अच्छे से आप, तीनों में मिलकर 5 ओम जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है ना। सर वो तीनों तो तब होता है ना जब डायरेक्टली मेन वायर से कनेक्ट होता है। यहाँ पे पहले 4 ओम वाले रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है ना, मतलब एक 4 ओम से 2 और फिर दूसरे 4 ओम से 2 करके 3 कनेक्टेड है ना। ये तीनों पैरेलल में है, मानते हो आप? यस सर। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप तीनों का सेम होगा। यस सर। तीनों रजिस्टर के रेजिस्टेंस भी सेम है। यस सर।
तो ओम्स लॉ से तीनों में करंट क्या आना चाहिए? V सेम, R सेम। करंट क्या होना टोटल चाहिए? बाय 3 हाँ, मतलब 5/3 आना चाहिए। सेम हाँ जाना सेम चाहिए। आना चाहिए। और तीनों में म्यूचुअल करंट जो है वो 5 एम्पीयर का भेजना है। ठीक है, हम्म। चलो वेरी गुड। और किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं है? सर हाँ बोलो। सर हम ऐसा नहीं कर सकते, पहले ये 6 ओम के जो 2 रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, उनका पहले रेजिस्टेंस निकाल लें, हाँ उसके बाद ये 2 4 ओम का निकाल लें और वो हाँ, दोनों सीरीज में होंगे फिर। नहीं ये इधर के दो के साथ ये भी तो दिखेगा यहाँ पर। नहीं सर, तो ऐसे तीनों का एक साथ ही निकालना है, मतलब 2 का अलग निकाल के उसको ड्रॉ सीरीज में। ड्रॉ करके देख लेते, चलो ड्रॉ करते, देखते क्या बनेगा, है ना। ये 4 और 4 पैरेलल में थे तो इनको सिंगल 2 ओम दिखा दिया। ठीक, अब आप चाह रहे हो कि इन 6 और 6 ओम को मैं पैरेलल में मान के 3 ओम दिखा दूं, तो चलो ऊपर में 3 ओम दिखा देता हूँ। तो मैंने ऊपर दिखा दिया 3 ओम और नीचे वाले 6 ओम को एज इट इज छोड़ देता हूँ, तो ऐसा सर्किट दिखेगा। और ये सारा कनेक्शन एक ही पॉइंट था, ये तो वो सब मैंने हटा दिया, वोल्टमीटर वगैरह जो था ये बन गया। ऐसा कहना चाह रहे हो ना आप? यस सर। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो अब फिर से 6 और 3 कैसे हो गए पैरेलल में? तो इनका कॉम्बिनेशन 2 ओम आ जाएगा। इसके आगे क्या बोलना चाह रहे थे आप? इसके बाद क्या करूँ अब मैं? सर मुझे लगा वो दोनों सीरीज में होंगे, 3 ओम और 2 ओम। नहीं, ये 3 ओम और ये 2 ओम ये सीरीज में थोड़ी है ना, नॉट इन सीरीज। और किसी को कोई भी डाउट? सर हाँ सर ये एमीटर में सर जितना इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है सर ए से, वही एमीटर की रीडिंग होती है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, क्लियर सर। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं सबको, है ना, तो हटाता हूँ मैं क्वेश्चन, ये नए क्वेश्चन अब अपन देखते। तो अभी तक अपन ने देख लिया कि यार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे, जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और फिर अपन करंट वरंट निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी एक बड़ा पार्ट हो जाता है इनका। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन जिसमें सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है। अभी सर्किट सॉल्विंग नहीं है, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इन सभी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यू नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मैं क्वेश्चन में ए और बी पॉइंट दिखाऊंगा, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो आपको बताना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन, करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो पॉइंट ए बी के बीच का। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। जिन भी क्वेश्चन में मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं वो सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं,
यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखी, इसका मतलब है सबकी सब आर है, ये सबकी सब आर ओम, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन दिए अभी मैंने आपको, चारों में पॉइंट ए और बी आपको दिखा रखा है मैंने। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन मैं भी कर देता हूँ, चलो पहला क्वेश्चन आसान था। दिस 333, ये तीनों आपस में देखो सीरीज में, जो भी करंट यहाँ से एंटर करेगा वो तीनों में इक्वल जाएगा, है ना। तो ये तीनों सीरीज में 3 9 हो जाएगा, 9 और 9 पैरेलल में आ जाएगा, फिर 9/2, 9/2 मतलब 4.5, उसके साथ ये सीरीज में, तो 4.5 प्लस 1.5, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी आ रहा है 6 ओम। फर्स्ट का आंसर 6 ओम आ रहा है क्या समझ में? हाँ देखो, अगले क्वेश्चन का आंसर मत दो, जिसको डाउट है पहले वो बच्चा देख लिया करो, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ तो ये 3 कैसे है? सर ये सीरीज में सर। तो कितना आएगा? सर 1 नहीं सर, सम 9 सर। करते ना, सीरीज में सम करते हैं, क्या आ जाएगा? सर 9 सर। 9। फिर इस 9 के साथ ये 9 ओम कैसा दिख रहा है? सर ये पैरेलल में सर। तो 9 और 9 पैरेलल में, सर 9/2। हाँ कितना होगा 9/2? 4.5। यस सर। ये 4.5 और ये 1/2 1.5 कितना होगा? यस सर, क्लियर सर, 6 ओम सर। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। ये सभी रेजिस्टर्स आर है, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब सब आर है। ऋतिक देखता हूं मैं। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन में कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टर्स देखो ध्यान से पैरेलल में, इन दोनों का एक एंड ए पर है और दूसरा एंड देखो ये एक वायर से जुड़ा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में, और ये तीनों भी आपस में पैरेलल में, इन तीनों के दोनों एंड आपस में जुड़े। तो यहाँ ए से लेके एक पॉइंट तक 2 रेजिस्टर पैरेलल में, फिर वहां से बी तक 3 रेजिस्टर पैरेलल में, तो r/2 और ये r/3 ये सीरीज में, r/2 प्लस r/3 ये सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एबी के बीच में आ जाएगा। ये सॉल्व करो तो 5r/6 आंसर, 5r/6 इसका आंसर आना चाहिए 5r/6। अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बिल्कुल सही अथर्व, ऋत्विक वेरी गुड, निमित वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर आप ध्यान से देखिए तो हर रजिस्टर ए और बी के बीच में जुड़ा है। देखो ए पॉइंट से ये तीनों ये बी तक ही जुड़े हुए हैं और ये भी ए से भी जुड़ा है, ये चारों ए के बीच में जुड़े हैं, तो ये चारों पैरेलल में है। R/4 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए R/4। बहुत बढ़िया। चलो ये 3 हो गए, तो अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये तीनों को हटा दे रहा हूं, अब मैं इन तीनों को हटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति यस चेक करते, ऋत्विक देखते। बारह ओम तो नहीं दिख रहा अदिति में, गलत है आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब मैं इसे एक ही बार कर पाऊंगा, प्लीज सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। मैं इसे सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ठीक है? तो आप सबका ध्यान 100% बोर्ड पे, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड पे। मैं जो भी कहूँ समझ में आए तो आगे बढ़ूंगा, समझ में नहीं आए तो आपको उसी समय मुझे रोक के पूछना है। मैं रिपीट कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसमें, ठीक है? चलो सब जने का ध्यान, सब बच्चों का ध्यान प्लीज बोर्ड पे। मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जहां पे मुझे समझ में आ रही है वैसी वैसी चीज सबसे पहले कर देता हूं मैं, ठीक है? तो आपको शायद ये दिख रहा होगा, देखो ये दोनों सीरीज में, ये 1 और 2 सीरीज में दिख रहा है क्या? 1 और 2 सीरीज में है ना? तो यस, इन 1 और 2 को मैं जोड़ सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो 1 और 2 के बदले यहाँ 3 ओम लगा दूंगा। जो 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 समझ में आ रहा है वो कर देता हूँ। ये 2 और 2 पैरेलल में, ये 2 और 2 पैरेलल में दिख रहा है क्या? पैरेलल में इन दोनों के इधर के टर्मिनल जुड़े हैं, इधर के टर्मिनल आपस में जुड़े हैं पैरेलल में, ठीक है? यस, तो इन दोनों का 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम हो जाएगा, तो इसको 1 ओम कर दिया मैंने, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? उसके आगे अब ये 2 2 2, ये देखो सीरीज में, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, ठीक है? तो 2 2 2 6 ओम हो जाएगा सीरीज में, 6 ओम। तो इन सबको हटा के 6 ओम लगा दूं, एक सिंगल रजिस्टर लगा दो यहाँ 6 ओम का। यस, वेरी गुड। तो इन तीनों को हटा के अकेला 6 ओम का रजिस्टर लगा रहा हूँ, देखो मैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं रिपीट क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं छोटा करते जा रहा हूँ सर्किट को, ठीक है? तो यहाँ पर बन गया 6 ओम का, ये रजिस्टर आ गया 6 ओम का, ठीक? चलो हाँ करते हैं सर, वेट। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम ये आपस में देखो पैरेलल में, ये 6 और 3 ये देखो आपस में पैरेलल में दिख रहा है। इन दोनों के टर्मिनल्स इस तरह से जुड़े कि पैरेलल में, इधर के टर्मिनल आपस में जुड़े, यहाँ आपस में जुड़े, तो ये पैरेलल में, ठीक है? तो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम आता है, हम कई बार कर चुके हैं। 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम आता है, तो इन दोनों को हटा के एक अकेला 2 ओम का रेजिस्टर दिखा सकता हूं मैं, है ना? चलो तो इन दो को हटा के एक सिंगल 2 ओम का रेजिस्टर दिखाने वाला हूं मैं। तो यहाँ सिंगल 2 ओम का रेजिस्टर दिखाने वाला हूं मैं, ये दिखाया मैंने 2 ओम का रेजिस्टर। कोई प्रॉब्लम? सही है ना यहाँ तक? यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 और ये 1 ये देखो आपस में सीरीज में, ये देखो सीरीज में 2 और 1, है ना? तो 2 और 1 का 3 बना सकता हूं मैं, 2 + 1 सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी 3 ओम। तो यहाँ पे 3 ओम दिखा दिया मैं, ये 3 ओम दिखा दिया, ठीक है? ऐसा करते थे 3 और 6 मुझे देखो पैरेलल में दिखे, ये देखो पैरेलल में, 6 और 3 पैरेलल में, 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम हो जाएगा। तो इन दो को हटा के यहाँ सिर्फ 2 ओम दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ सिर्फ 2 ओम दिखा दिया, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? यस, वेरी गुड, है ना? और अब ध्यान से देखो ये 2 ओम और 4 ओम सीरीज में दिख गए,
देखो सीरीज में तो इनका कॉम्बिनेशन 4 और 2 6, इनका कॉम्बिनेशन 4 और 2 6, तो इन दोनों को हटा के 6 ओम का रेजिस्टर यहाँ जोड़ सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया 6 ओम का रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये करा, अब मुझे 6 और 3 देखो फिर से पैरेलल में दिखा पैरेलल में 6 और 3, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जाएगा 2 ओम, समझ में आ रहा है? तो दोनों का हटा के 2 ओम अकेला दिखा देता हूं मैं, तो यहां हटा के मैंने 2 ओम दिखा दिया। ये करते से मुझे फिर से दिखा, देखो ये 2 और 4 फिर से सीरीज में, 4 और 2 का 6 हो जाएगा, तो इनको हटा के मैं एक अकेला 6 ओम दिखा सकता हूँ। तो ये दोनों हटाए और यहाँ मैंने 6 ओम दिखा दिया। और अब ये 6 और 6 पैरेलल में हो गए, 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 3 ओम, तो वो 3 ओम और ये 3 ओम फिर पैरेलल सीरीज में हो गए, 3 और 3 का 6 और ये 6 और 6 पैरेलल में, आंसर 3 ओम। करेक्ट आंसर इज क्यू। दिख रहा है क्या? बोलो सबको क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें सीरीज पैरेलल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, है ना। अभी आखिरी वाला क्वेश्चन तो रिपीट तो नहीं कर सकता मैं, आई होप कि सबने अच्छे से ड्रॉ करके इसको लिख लिया है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे, बस सीरीज पैरेलल करते चलना था, क्वेश्चन छोटा होता जा रहा था, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए, 3 रेजिस्टर जुड़े हुए हैं, ये बी, तो जब मैं कुछ कहता नहीं हूं तो रेजिस्टर्स इक्वल है, सब आर है ना, वो आपको बता ही रखा है। ये करो अगला क्वेश्चन। चलो ये करो नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी दे रहा हूं मैं। करो इन चारों क्वेश्चन से बताओ ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, करते जाओ। इन सभी क्वेश्चन में ए और बी के पॉइंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बताना है।
चलो फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ। देखिए इन सभी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि कुछ पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं बाय वायर, कुछ पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं बाय वायर, तो वो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। जैसे ये पॉइंट ए का पोटेंशियल पर है तो ये पॉइंट भी ए के ही पोटेंशियल पे होना चाहिए। ये पॉइंट बी है तो वायर से जुड़े होने से ये भी बी के पोटेंशियल पर ही होना चाहिए। जो पॉइंट आपस में वायर से जुड़े हैं उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, अदरवाइज उस वायर में क्योंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आ सकता है? रेजिस्टेंस तो है नहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आ सकता है? तो जिन पॉइंट्स को एक वायर से जोड़ा है उनका पोटेंशियल सेम। बस अब ध्यान से देखो तो ये रेजिस्टर ए बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, तीनों रेजिस्टेंस ए बी के बीच में है। तो तीनों ए बी के बीच में है तो तीनों पैरेलल में हो गए, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए R/3। तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में तो R/3 आ रहा है क्या समझ में? फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे मुझे यस बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया R/3। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ भैया, जो पॉइंट कनेक्टेड होते हैं ना वायर से, देखो ये वायर से जुड़े हुए पॉइंट से तो इनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इन दोनों को ए पे पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये पॉइंट बी के पोटेंशियल। अब ये रजिस्टर देखो ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, तीन रजिस्टर्स तीनों ए बी के बीच में, तीनों पैरेलल। तीन रजिस्टर्स तीनों ए बी के बीच में, तीनों पैरेलल। पैरेलल होंगे तो इक्विवेलेंट आना चाहिए R/3। इज दिस क्लियर? पार्ट समझ में आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। चलो ये हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट पोटेंशियल ए पर है तो इसका पोटेंशियल भी ए, ये पॉइंट बी पोटेंशियल पर है तो इसका पोटेंशियल भी बी, और यहाँ भी बी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में ए और बी के बीच में जुड़े, ये ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में, और ये बी से बी ही जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है इन दोनों में। इनको हटा सकते हो, इनको हटा सकते हो। तो ये सर्किट इक्विवेलेंट बन रहा है। ए से बी के बीच में यहाँ पे दो रेजिस्टर जुड़े हैं, फिर एक रेजिस्टर ये जुड़ा है ए से बी के बीच में, तो फिर ये एक रेजिस्टर जुड़ा है ए से बी के बीच में, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। और बी से बी के बीच में जो रेजिस्टर जुड़ा है उसमें तो करंट आएगा ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है, तो करंट क्यों आएगा उसके अंदर? तो उसे हटा दिया, तो बस ये इक्विवेलेंट आ गया। अब ये R और R 2R, फिर R और R R/2, R/2 इंटू 2R अपॉन R/2 प्लस 2R, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू हाफ अपॉन 2 प्लस हाफ इंटू R। तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया तो 3, तो 2/3R आंसर। ये होना चाहिए आंसर इसका। नहीं, नीचे 2 प्लस हाफ तो 5 होगा ना यार, सॉरी गलत कर दिया मैंने, नीचे 5 होना चाहिए। यस, 2R/5। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया अच्छे से। तो ये हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट ए वायर से जुड़ा होने से ये भी ए, ये बी तो वायर से जुड़ा होने से ये भी बी। आप देखो चार रजिस्टर्स है और चारों ए बी के बीच में, चार रजिस्टर चारों ए बी के बीच में, तो ए बी के बीच में चार रजिस्टर्स, तो इक्विवेलेंट होना चाहिए R/4, पैरेलल में चार हो जाएंगे। कुछ बुझ रहा है? यस, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए पॉइंट ये बी, और ये वायर से देखो सारे पॉइंट बी है, वायर से जुड़ा होने से ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी। तो 5 रेजिस्टेंस पांचों ए बी के बीच में, आंसर शुड बी R/5। आ रहा है समझ में? ये सर सारे बी से क्यों जुड़े हुए हैं सर? ये वायर है ना बेटा, इनके बीच में कुछ कनेक्टेड है क्या? नो सर। तो ये पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उतना यहाँ भी होना चाहिए। यस सर। उतने ही पोटेंशियल यहाँ, उतने यहाँ, उतने यहाँ, तो ये सब पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर है, तो इस क्लियर। सब पॉइंट को बी जैसा मान सकता हूँ। बिल्कुल सही। चलो ये हो जाए तो अगला क्वेश्चन ये बचा हुआ है आपके पास, ये करो, बचा हुआ क्वेश्चन जो है वो करो।
ये अगला क्वेश्चन, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट्स को नाम दो। देखो ये ए, तो बाहर से जुड़ा होने से ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, सारे पॉइंट्स ए और बी है। हर रजिस्टर ए और बी के बीच में जुड़ा दिख रहा है मुझको। हर रजिस्टर देखो ये ए बी के बीच में है, ये ए बी के बीच में, ये बी के बीच में, तो कितने रजिस्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रजिस्टर, 10 के 10 ए बी के बीच में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी आना चाहिए R/10। आंसर क्वेश्चन समझ में है? बहुत बढ़िया। चलो जिसका ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए और बी पॉइंट दिखाए हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है ए बी के बीच का। ये क्वेश्चन हो गया अच्छे से कि नहीं? एक ऋत्विक का जवाब मेरे पास आया, उसके अलावा बाकी बच्चों का? यस, ओके, वेरी गुड। तो ये हटा देता हूं मैं, है ना, ये क्वेश्चन हो गया तो इसका हटा देता हूं। हाँ सर, यस, नहीं मतलब यस एक ही बच्चे ने बोला था, आंसर तो कई बच्चों ने दिए थे मुझे इसका R/10। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी करो। चलो क्रिस का जवाब आ गया, वेरी गुड क्रिस, सही है, ऋत्विक का सही है। और कोई, और किसी का कुछ आंसर इसका? अदिति नहीं बेटा, गलत है। अदिति आप लेकिन थोड़ा सही आंसर के आसपास जा रहे हो, मतलब कुछ तो आपने सही दिमाग लगाया है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए, सभी बच्चों का ध्यान अब बोर्ड पे, सभी बच्चों का ध्यान अब बोर्ड पे, प्लीज पे अटेंशन एट बोर्ड। पॉइंट्स को नाम दे देते, ये बी था, ये बाहर से जुड़ा होने से ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जितने भी रजिस्टर्स है यहाँ पर, ये जितने भी रजिस्टर्स है, इनमें कोई करंट नहीं जाने वाला, इनमें कोई करंट नहीं जाने वाला। रीजन, ये सब एक ही पोटेंशियल पे जुड़े हुए हैं, ये सब बी से बी पॉइंट के बीच में जुड़े, तो इन सबको मैं हटा सकता हूँ, इनका कोई मतलब नहीं है सर्किट में, ये सब आपको घुमाने के लिए दिए थे। इसके अलावा बच रहे केवल 3 रजिस्टर्स और तीनों ए बी के बीच में, तो आंसर आना चाहिए R इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी शुड बी R/3। आंसर कुछ समझ में आया? ये जितने भी रजिस्टर्स है ना, ये सब देखो बी पॉइंट, ये सब देखो सेम पॉइंट के बीच में जुड़े, तो इनमें कोई करंट जाएगा ही नहीं।
फिर से बता रहा हूँ कशिश में, ये सारे रजिस्टर देखो, ये बी से बी के बीच में जुड़ा है, इनमें कोई करंट नहीं जाने वाला, इन सब में करंट नहीं जाने वाला, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं इनके अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो सबको हटा सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है? इन रेजिस्टेंसेस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो सबको हटा सकता हूँ, तो बचेगा केवल वो 3 रेजिस्टेंसेस। आप काउंट करो, केवल 3 रेजिस्टेंस बच रहे हैं, ये बच रहा है ए और बी के बीच में, ये बच रहा है ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में, 3 रेजिस्टेंस बच रहे हैं, तीनों ए बी के बीच में, तो R/3 शुड बी आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस, ओके समझ, वेरी गुड। बाकी आयुष आपको आया? यस, आपको भी आ गया, बहुत बढ़िया। और अमन सिंह कुशवाहा, कुशवाहा जी आपको आ रहा है क्या? पांडे जी थोड़ा कष्ट उठाओ, उंगलियों से कीबोर्ड पे टाइप करो, लिख दो यस अगर आ गया है तो। अमन को आ गया है, वेरी गुड अमन। पांडे जी यस या नो लिखने का कष्ट करो। वॉइस इज ब्रेकिंग, नहीं बेटा। आ गया, ओके नहीं नहीं, वेरी गुड। पांडे जी देखो अभी तक जवाब नहीं दे रहे, अक्षत पांडे जी को बहुत तकलीफ हो रही है, उंगलियां दबाने में लगता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडर सर्किट। वेरी गुड असर, देखते हैं अपन। इन सब क्वेश्चन को करने का एक लॉजिक होता है, तो पहले आप एक बार समझ लो क्वेश्चन क्या दिया है, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना चाहिए। एक बार देख लो क्वेश्चन अच्छे से। हाँ ऋत्विक, है ना, अपन देख लो पहले, बाकी सब बच्चे भी देख लो, फिर इनका लॉजिक बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये समझो। ए और बी पॉइंट से देखो ये आर और आर रजिस्टर जुड़े हैं, उसके बाद है ना यही ऐसी ही सेम लिंक देखो बार बार रिपीट हो रही है, ये सेम लिंक इंफिनिटी तक रिपीट होते जा रही है, ठीक है। आपको सर्किट एक जैसा दिख रहा है, एक सीढ़ी जैसा, एक लेडर जैसा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट होती जा रही है, सेम तरह की लिंक बार बार कनेक्टेड है। अब इस सर्किट को अगर आप इन दोनों पॉइंट के आगे देखोगे, लेट्स से ये पॉइंट सीओडी, तो सीडी के आगे जो दिख रहा है आपको वो बिल्कुल वैसे ही तो है जैसा एबी के आगे, कुछ भी फर्क है क्या सीडी से आगे देखने पे? इन्फिनिटी का सर्किट है तो बिल्कुल सेम दिखेगा ना हमको, बताओ। कशिश यस बोल रही, वेरी गुड। ऋत्विक भी यस, है ना। सीडी के आगे देखने पे सर्किट बिल्कुल आइडेंटिकल है, एस सर्किट इज आइडेंटिकल लुकिंग फ्रॉम सीडी, तो जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए बिटवीन ए एंड बी, that should be equal to equivalent resistance between C and D। अगर मैं यहां से सर्किट को काट दूं और CD के आगे जो भी सर्किट है वो देख रहा हो तो बिल्कुल वैसे ही जैसा AB के आगे, तो अगर AB से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ आता है तो सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस CD के आगे भी दिखना चाहिए मुझे। लेट दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R0, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया R0 है। इसका मतलब AB से आगे ये मुझे दो रेजिस्टेंसेस दिखे, उसके बाद आ गया मेरे पास ये पॉइंट C एंड D, और उसके आगे जो भी सर्किट था उन सबको हटा के मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। सीडी के आगे जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R0 है, तो इन सबको हटा के मैंने यहाँ R0 लगा दिया। सही करा मैंने, R0 लगा सकता हूँ ना भाई, आगे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सर्किट बनेगा। अब ए और बी से देखने पर
हमें दिख रहा है R0 और R ये पैरेलल में है, उसके बाद R सीरीज में, तो अब इक्विवेलेंट आना चाहिए R प्लस R0 अपन R प्लस R0, और ये AB का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये भी तो R0 ही होना चाहिए था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB से दिख रहा है वो भी तो R0 ही होना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पे R0 है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करो तो ये देखो हो रहा है R स्क्वायर प्लस 2R R0 अपॉन R प्लस R0, दिस शुड बी इक्वल टू R0। यहां तक की चीज समझ में आई क्या? अच्छे से देख लो, सीडी के आगे जो सर्किट दिख रहा था वो एग्जैक्टली वैसे ही था जैसा एबी से सर्किट था, तो अगर ए से बी से देखने पर जो मुझे सर्किट दिख रहा है उसका इक्विवेलेंट R0 है, तो सीडी के आगे जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट भी R0 होना चाहिए, तो उसे मैंने यहाँ दिखा दिया R0। अब ए बी के से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो ये होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू R0, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हो अगर, तो कुछ भी नहीं बचा अब तो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसे सॉल्व करो, इसके आगे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है R स्क्वायर प्लस 2R R0 शुड इक्वल टू R0 मल्टीप्लाई कर दो तो R0 प्लस R0 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, देखो इसको सॉल्व कर देते, R0 स्क्वायर ये वाला टर्म ये उठा के वहां ले गए, तो माइनस R0 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0, तो R0 शुड बी इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस रूट ओवर B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2, R कॉमन ले लो ऊपर से, R/2 into 1 plus root 5, this should be the answer, R/2 into 1 plus root 5। माइनस साइन मैंने डिस्कार्ड कर दिया बीच में, मैं यहाँ पे बीच में माइनस साइन हटा दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो उसे मैंने हटा दिया। देखो आया क्या समझ में क्वेश्चन? सभी बच्चे अच्छे से देख लो, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। काफी बच्चों का जवाब मेरे पास यस आ रहा है, समझ में आ गया उनको, बहुत बढ़िया। ओके चलो नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। नोटेड आयुष, वेरी गुड, अथर ने तो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी जल्दी से नोट कर लीजिए, अमित ने भी कर लिया, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, सीडी से आगे जो रेजिस्टेंसेस है ना इनको बदल रहा हूं मैं, ये रजिस्टर के टाइम कर दिया मैंने, ये के स्क्वायर टाइम कर दिया, ये मैंने के क्यूब टाइम कर दिया। अब क्या होगा इक्विवेलेंट? जैसे मान लो पहले दोनों रेजिस्टेंस 1-1 ओम के थे, तब ये मैंने 2-2 ओम के कर दिए, अब ये मैंने 4-4 ओम के कर दिए, ये मैंने 8-8 ओम के कर दिए, मतलब कि मैं कुछ एक नंबर को मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस बढ़ाते चल रहा हूँ। अब बताओ क्या आना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अब क्या आना चाहिए? नया क्वेश्चन बन गया, देखो आपके पास, करो, नया क्वेश्चन बना दिया मैंने, करो। क्वेश्चन में चेंज समझ में आ गया क्या सबको?
चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बताओ मैं कैसे करना है। प्लीज वेट। ओके हिंट दे देता हूं मैं, ध्यान से देखो जरा। AB से जो सर्किट दिख रहा है, अब CD से सारे रेजिस्टेंस के टाइम दिखेंगे। AB से पहला रेजिस्टर R और R है, लेकिन CD से पहला रेजिस्टर KR है। AB से सेकेंड लेयर पे KR है, बट CD से सेकेंड लेयर पे K2R है। तो हर रेजिस्टर के टाइम ज्यादा है। सर्किट आइडेंटिकल तो नहीं है, तो सर्किट इस सिमेट्रिक बोल सकते हैं, के टाइम्स बोल सकते हैं। के टाइम है तो इक्विवेलेंट बिटवीन CD जो आना चाहिए वो के टाइम होना चाहिए। आर इक्विवेलेंट बिटवीन जो AB आएगा उसका के टाइम इक्विवेलेंट बिटवीन CD आना चाहिए। जो AB से इक्विवेलेंट आएगा उसका के टाइम CD से आना चाहिए। बस अगर AB से R0 है तो यहाँ के R0 होना चाहिए। अब ये फर्क है यहाँ पे क्वेश्चन में। बस ये R0 के साथ के मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा काम हो गया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना वगैरह तो करते रहना। लॉजिक समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? है ना भाई। CD से आगे देखो सर्किट पूरा के टाइम दिख रहा है जो AB से दिख रहा था, तो के टाइम होने से बस अपन क्या कर देंगे भाई, CD से आगे के टाइम रेजिस्टेंस आना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी के R0 अगर AB से R0 आ रहा है तो। ठीक है चलो देखो अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ मुझको। ऋत्विक का जवाब आया है, इसको समझ में आ गया। बाकी बच्चों को आया क्या? लॉजिक समझ में आ गया? चलो बच्चे मुझे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये रजिस्टर R² है, ये रजिस्टर R³ है, ये रजिस्टर R⁴ है। अब क्या करोगे बताओ। मैंने पिछली बार जीपी दी थी, अब की बार मैंने स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। मेरे ऋत्विक को जवाब समझ में आ गया, वेरी गुड ऋत्विक। अथर्व को भी आ गया, वेरी गुड अथर्व। यस अमित को भी आ गया, बहुत बढ़िया अमित। कशिश बोल रही सेम है। सेम कैसे है कशिश? क्या करेंगे इसके अंदर? बिल्कुल सही अनन्या। सौरभ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने देखो के को आर कर दिया है, मैंने के को आर कर दिया है। पहले मैं यहाँ के मल्टीप्लाई कर रहा था तो एक्चुअली अब आर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। तो इस क्वेश्चन में बस के इक्वल टू आर, तो के जैसे ही सॉल्व कर दो और आखिरी में के इक्वल टू आर डाल देना। जो इसका आंसर आएगा ना उसमें के को आर डाल देना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया चलो बिल्कुल सही। ओके अब सबको क्लियर? सबको क्लियर? यस ओके। तो आज अपन ने कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के क्वेश्चंस देखे, लैडर सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा। अभी काफी चीजें बची हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। सिमेट्री के क्वेश्चन बचे हुए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज, सिमेट्री, ये दो ही चीज हो पाएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, व्हीटस्टोन ब्रिज और सिमेट्री। और फिर सर्किट सॉल्विंग थोड़ा थोड़ा कर लिया है अपन ने, थोड़ा थोड़ा बचा है। तो एक बार सिमेट्री और ये सब चीजें हो जाए तो फिर सर्किट सॉल्विंग में अपन फिर और जो मेथड्स होती है, नोडल एनालिसिस वगैरह जो मेथड्स होती है वो बाद में देखेंगे। ठीक है चलो, तो आप जो भी किताब कर रहे हो, अगर कोई बुक पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हो, आगे आगे क्वेश्चन कर सकते हो। क्या क्या हम करने वाले, किस ऑर्डर में करने वाले मैंने आपको बता दिया। ठीक है और आज अपना डीसीएस नहीं हुआ तो उसके लिए कल अपन डीसीएस करने वाले मॉर्निंग में। और उसमें क्या क्या करके लाना है, असाइनमेंट्स जो आपको अभी रिसेंट असाइनमेंट मैंने भेजा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो रेस करंट इलेक्ट्रिसिटी की, और बिगिनर बॉक्सेस 1 2 में कोई डाउट हो तो वो, और पेपर में कोई डाउट हो तो वो भी लेके आ जाना। ठीक है एंड आप लोग अब रोज 5-7 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 2 3 4 का करने का। 1 2 3 4 में अगले वीक में आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ।
तो 50 से 60 क्वेश्चन का टारगेट दे दूंगा, इतने क्वेश्चंस आपको इस हफ्ते में कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वीक में जो भी अपना डीसीएस होगा 1 2 3 4 करेंगे, प्लस एससीबी की एससीबी से करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चालू करेंगे। तो दोनों चीजें आप पे अब लोड आएगा, ठीक है। जिसके बाद 1 2 3 4 नहीं है, मैंने एक नंबर भेजा था, देखो आपको मैंने एक नंबर सेंड करा था आपको 1 2 3 4 के लिए, एक कोई राज करके पर्सन का नंबर भेजा था, आपने बात करी, उस नंबर पे कॉल करके आप घर पे ऑर्डर देके बुला सकते हो, ठीक है। तो उस नंबर पे बात करना अच्छे से, है ना। नंबर नहीं मिले तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको फिर से भेज दूंगा, ठीक। चलो तो 1 2 3 4 चालू करो वरना। बाय सबको, टेक केयर। हाँ निमित बोलो क्या डाउट है। वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज जो टर्म है ना, वो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही टर्म है, पर उसको अपन एसी में भी यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब नॉर्मल अपना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। और वोल्टेज जो टर्म है वो जनरली अपन एसी में यूज करते हैं, ठीक है। जनरली अगर कोई डीसी में यूज कर लेता है तो चलता है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर एसी में ज्यादा यूज करते हैं अपन, ठीक। ओके चलो, बाकी ऐसा स्टैंडर्ड ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि यूज नहीं करना चाहिए डीसी में, तो कोई कर भी ले तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन। बाय सबको, टेक केयर।